हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिसंबर की करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, चैनल पर नवंबर की करंट अफेयर्स के बाद आपके लिए कोई करंट अफेयर्स नहीं आए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स बनाने का टाइम नहीं मिल पाया। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अब जैसा कि आप सबको पता है, ये मैं वीडियो मई में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों हमको अपनी सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है। तो इसलिए अब मैं आपके लिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन सब के मंथली सीरीज़ के वीडियो लेकर आऊँगा। और इस मई महीने में आपकी पूरी ये जितने ही महीने की आपकी करंट अफेयर्स रह गई है वो कंप्लीट करा दी जाएगी। हो सकता है दोस्तों, जो मैं करंट अफेयर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें कुछ चेंज हो गया हो आने वाले महीनों में, तो वो आप निश्चिंत रहिए। जैसे जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते जाएंगे मंथ बाय मंथ की, तो वहाँ पर आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स ही मिलेंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दिसंबर का। पहला क्वेश्चन है, केरल बैंक का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, पीएस राजन को केरल बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इससे पहले दोस्तों ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक थे, यानी जीएम थे। दोस्तों, केरल बैंक के गठन के लिए 13 जिला सहकारी बैंकों का विलय केरल राज्य सहकारी बैंक में किया गया है। ठीक है, हाल ही में आरबीआई ने दोस्तों इसकी इजाज़त दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश संगठन के संसद ने जलवायु आपातकाल घोषित किया है? तो दोस्तों, किस देश ने ये घोषित किया है? तो ये यूरोपीय संसद ने जलवायु आपातकाल घोषित किया है। दोस्तों, 28 नवंबर को यूरोपीय संसद ने वोटिंग करके यूरोपीय यूनियन में जलवायु और पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया है। इससे पहले दोस्तों यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड ने भी जलवायु आपातकाल घोषित किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 47वें ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किस राज्य की पुलिस द्वारा किया गया? तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन दोस्तों पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने लखनऊ में किया। दोस्तों, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के साथ मिलकर किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हेमंत कुरकरे द डॉटर्स मेमोर, ये पुस्तक की लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसकी लेखक जो हैं वो हैं जुई करकरे, जो कि हेमंत करकरे की पुत्री हैं। और हेमंत करकरे कौन है? जो कि मुंबई में जो 26/11 का हमला हुआ था उसमें ये शहीद हो गए थे, तो उनकी बेटी ने ये पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन है, 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। हाल ही में इसकी ऑफिशियल घोषणा स्विट्जरलैंड में की गई और इसका आयोजन 13 से 29 जनवरी 2023 के दौरान किया जाएगा। और इस विश्व कप का आयोजन दोस्तों भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने गांधीपीडिया का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो ये आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी गांधीनगर, यानी दोनों ने लिया है, तो यानी सी इसका आंसर होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, इस ऑनलाइन रिपोजिटरी में गांधी की किताबों, पत्रों और भाषणों का संग्रह होगा इस गांधीपीडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी ने किस भारतीय वैज्ञानिक को मानद फेलोशिप प्रदान की है? तो ये डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी को मानद फेलोशिप दी गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नवंबर 2019 में वॉर्म जुपिटर TOI 677b एक्सोप्लैनेट खोजा? तो ये नासा ने खोजा है। और दोस्तों, इसके बारे में मैं बताऊं, ये जो जुपिटर है उससे लगभग 23% बड़ा है। और दोस्तों, ये वॉर्म जुपिटर क्या है? वॉर्म जुपिटर गैस के क्या होते हैं, बड़े से ग्रह होते हैं, ठीक है, जिनमें बृहस्पति के द्रव्यमान के आसपास होता है। और ये 10 से 100 दिनों के बीच अपने सितारों की क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी किस देश में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भेजते हैं? तो ये भारत में सबसे ज़्यादा प्रवासी मुद्रा भेजते हैं। दोस्तों, भारतीय प्रवासियों ने साल 2018 में करीब 78.6 अरब डॉलर की राशि अपने देश में भेजी थी। अगर दूसरे स्थान में बात की जाए तो किस देश के हैं? तो वो चाइना के देश के लोगों की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर यानी कौन बने? तो दोस्तों, ये नाना पटोले बने।
और नाना पटोले कौन है? यह विदर्भ में साकोली विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष के पद पर इनका क्या हुआ है? निर्विरोध चुनाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो ये अक्कीतम अच्युतन नबुंदरी ने जीता, जो कि मलयालम कवि हैं और ये अक्कीतम के नाम से काफ़ी लोकप्रिय हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में किसी एक में भी लिखता हो तो इस पुरस्कार के लिए पात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो ये लेफ्टिनेंट शिवांगी बनी हैं। इन्होंने कोच्चि नेवल बेस पर ऑपरेशनल ड्यूटी ज्वाइन की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन बने? तो ये पृथ्वीराज सिंह रूपन मॉरिशस के राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले दोस्तों वो मॉरिशस के कला और संस्कृति मंत्री थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया है? तो ये मिशन इंद्रधनुष 2.0 आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं का रोकथाम योग बीमारियों से बचाव करना है। ओके फ्रेंड्स, भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन 1 दिसंबर 2019 को शुरू हुआ? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हुआ। इसका एक आरंभ दोस्तों 1 दिसंबर को पुणे में किया गया था। और ये मित्र शक्ति जो अभ्यास है भारत और श्रीलंका की, इसकी शुरुआत दोस्तों 2012 से हुई थी, 2012। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन 3 से 16 दिसंबर 2019 तक होगा, यानी हो चुका है। ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ। इसका आयोजन दोस्तों नेपाल के रूपदेनी जिले में किया गया था। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन एशिया के विश्वविद्यालयों के लिए रैंकिंग QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर एशिया के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो पहले स्थान पर दोस्तों नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। और जो रैंकिंग है उसके अनुसार दोस्तों एशिया महाद्वीप के 550 विश्वविद्यालयों में भारत के 96 विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इस रैंकिंग में दोस्तों चाइना के सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं 118, जिनमें चाइना के 4 सीट्स 10 में शामिल हैं। 4 यूनिवर्सिटीज टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हैं। भारत के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से कोई भी टॉप 30 में भी शामिल नहीं है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है 24वें महालेखा नियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CGA के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये आपका सोमा राय बर्मन ने इस पद को संभाला है। कौन है सोमा राय बर्मन? तो दोस्तों ये 1986 बैच की भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं और इस पद पर पहुंचने वाली वह 7वीं महिला है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये कर्नाटक की टीम ने जीता। इससे पहले दोस्तों 2019 के अक्टूबर में कर्नाटक टीम ने तमिलनाडु को 60 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी पर भी कब्जा किया था। किस भारतीय ने नासा की तस्वीरों की मदद से चांद पर चंद्रयान 2 के लैंडर के अवशेषों को ढूंढ निकाला, जिसकी पुष्टि नासा ने की? तो दोस्तों ये शनमुगा सुब्रमण्यम ने इसको ढूंढ निकाला था। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानिए। दोस्तों ये जो शनमुगा सुब्रमण्यम है उन्होंने चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के अवशेषों को खोजने में नासा और इसरो दोनों को ही पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के चंद्रमा की परिक्रमा लगाने वाले अंतरिक्ष यान द्वारा भेजे चित्रों की मदद से ये खोज की थी। हाल ही में रूस और किस देश ने पावर ऑफ साइबेरिया नामक क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया? तो ये रूस और चाइना ने इसका उद्घाटन किया। ये पाइपलाइन चीन और रूस को कोयले को प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापित करने में मदद मिलेगी और ताप के अलावा इस पाइपलाइन से विद्युत उत्पादन भी किया जा सकेगा। रूस और चीन के बीच पावर ऑफ साइबेरिया पहली क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन है।
केंद्रीय कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। इसमें किन देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है? तो ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता देने के लिए प्रावधान है। नागरिकता के लिए योग्य होने की कट ऑफ डेट दोस्तों 31 दिसंबर 2014 रखी गई है। विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में प्रस्तुत किया गया है। नागरिक संशोधन विधेयक में छठे शेड्यूल के तहत नोटिफाइड आदिवासी क्षेत्रों और सीमावर्ती इलाकों में ऐसे लोगों के बसने से संरक्षण का प्रावधान है। विधेयक के एक प्रावधान में कहा गया है कि ये असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। हालांकि दोस्तों इस विधेयक का नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था उस समय, ये आपको याद रखना है। सुंदर पिचाई गूगल की किस मूल कंपनी के सीईओ बन गए हैं? तो ये अल्फ़ाबेट के आप सीईओ बन गए हैं। गूगल की ये पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP25 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये मैड्रिड स्पेन में किया गया, जो कि स्पेन की कैपिटल है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च की? तो ये उड़ीसा सरकार ने मधु ऐप लॉन्च की है। इस ऐप का दोस्तों उद्देश्य क्या है? राज्य में स्कूली छात्रों को वीडियो और ट्यूटोरियल के माध्यम से उनके पाठ सिखाने में मदद करना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को भारत में निर्मित कौन सा तटरक्षक जहाज उपहार के तौर पर दिया है? तो ये कामयाब जहाज को केंद्र सरकार ने दिया है। केंद्र सरकार दोस्तों मालदीव में मौजूद हुलमाले में एक कैंसर अस्पताल और क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण पर भी काम कर रहा है। G20 की अध्यक्षता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश कौन है? तो ये अब सऊदी अरब बन चुका है। सऊदी अरब को G20 की अध्यक्षता प्रदान की गई है। इससे पहले अध्यक्षता थी वो जापान के पास थी। दरअसल क्या हुआ, नवंबर 2020 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो भारत हमारा 5वें स्थान पर है। इस सूचकांक को यानी इस इंडेक्स को पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक बनाया गया है। इनके द्वारा इसमें यह रिपोर्ट पेश की गई है। किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को यूनिसेफ के डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार 2019 मिला है? तो ये प्रियंका चोपड़ा को मिला है और प्रियंका चोपड़ा को न्यूयॉर्क में ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने CBSE स्कूलों की किन कक्षाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये कक्षा 8 से 10 में ये पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इस पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए CBSE ने माइक्रोसॉफ्ट, IBM और इंटेल जैसी कंपनियों के साथ मिलकर ये कार्य किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी दोस्तों कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर साइंस की है ब्रांच है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच 7 दिसंबर 2019 को शुरू हुआ? तो यह भारत और चीन के बीच शुरू हुआ। यह युद्ध अभ्यास दोस्तों शिलोंग के पास उमरोई में किया गया, उमरोई में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने लोथल में किस देश के साथ मिलकर राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय की स्थापना करने में सहयोग करने का निर्णय लिया है? तो भारत ने ये पुर्तगाल के साथ निर्माण करने का सहयोग लिया है। लोथल कहाँ पर है? तो लोथल गुजरात में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह नगर था। भारत में बनाए जाने वाला ये संग्रहालय पुर्तगाल के लिस्बन में स्थित संग्रहालय की तर्ज पर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने भारत का नेशनल प्लॉगिंग एम्बेसडर किसे बनाया है? तो नेशनल प्लॉगिंग एम्बेसडर बनाया है रिपुदमन बेवली को। दोस्तों प्लॉगिंग क्या होता है? जॉगिंग करते हुए प्लास्टिक तथा कचरा उठाना ही प्लॉगिंग कहलाता है। इस अभियान के तहत स्वस्थ और स्वच्छता दोनों ही कार्य हो जाते हैं। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रिपुदमन बेवली को। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया?
तो ये यूनाइटेड किंगडम में किया गया। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। शुरुआत में दोस्तों जो नाटो है उसके सदस्यों की संख्या 12 थी, लेकिन अब ये संख्या हो गई है 29। नाटो का सबसे नया सदस्य मॉन्टेनीग्रो है और ये 5 जून 2017 को सदस्य इसका बना था। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेज की बात कर लें जो दिसंबर में आते हैं। सबसे पहले 1 दिसंबर को होता है वर्ल्ड एड्स डे, और इंडिया के लिए वर्ल्ड एड्स डे भी होता है, और BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे यानी स्थापना दिवस भी होता है। 2 दिसंबर को होता है वर्ल्ड डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो 2 दिसंबर को काफ़ी सारे डे हैं तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। 4 दिसंबर को होता है इंडियन नेवी डे। 5 दिसंबर को होता है वर्ल्ड सॉइल डे, इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे। 7 दिसंबर को होता है इंडियन आर्म फोर्स फ्लैग डे और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 7 दिसंबर को इंडियन आर्म फोर्स फ्लैग डे और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 9 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे, इंटरनेशनल माउंटेन डे। ये दोनों डे 11 दिसंबर को मनाए जाते हैं। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 15 दिसंबर को इंटरनेशनल टी डे, लेकिन अब ये 21 मई को बनाया जाएगा। भारत ने इसके लिए सिफारिश की थी UN से। नेक्स्ट 16 दिसंबर विजय दिवस और निर्भया डे, दोनों मनाए जाते हैं 16 दिसंबर को। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, माइनॉरिटी राइट्स डे। इंडिया का माइनॉरिटी राइट्स डे 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे। 23 दिसंबर को किसान दिवस, फार्मर डे, चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पर। 24 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर डे। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे और क्रिसमस डे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे हैं जो कि दिसंबर में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन अबेरुद्दीन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों गृह मंत्रालय ने देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की लिस्ट जारी की है। यूपी और बिहार के किसी भी पुलिस स्टेशन का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पहले नंबर पे था अबेरुद्दीन जो कि अंडमान और निकोबार में। दूसरा और याद कर लीजिए बालासिनोर जो कि माहीसागर जिले में है, जो कि गुजरात में पड़ता है। बालासिनोर माहीसागर जिले में जो कि गुजरात। भवानी मुखर्जी का निधन हो गया। वे किस खेल के पूर्व मुख्य कोच थे? तो ये टेबल टेनिस टीम के पूर्व मुख्य कोच थे भवानी मुखर्जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में प्रथम पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य में जारी किए गए? तो ये हरियाणा में जारी किए गए। हरियाणा के भिवानी में पशु किसान क्रेडिट जारी किए गए। इस योजना के तहत दोस्तों बैंक जो है वो गाय के लिए 40,783 रुपये और भैंस के लिए 60,000 रुपये लगभग प्रदान करेगा। भेड़ और बकरियों के लिए राशि 4,000 रुपये रखी गई है। हरियाणा सरकार ने मार्च 2021 तक 10 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा है। पाइका विद्रोह के 200 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 दिसंबर को उड़ीसा के किस जिले में स्मारक की आधारशिला रखी? तो ये खुर्दा जिले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसकी आधारशिला रखी। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ मैं। दोस्तों बरुनई की पहाड़ियों की तलहटी में पाइका विद्रोह स्मारक परियोजना 10 एकड़ ज़मीन पर तैयार होगी। खेतिहार योद्धाओं को दोस्तों पाइका कहा जाता है। वे ऐसे किसान थे जिनमें युद्ध करने का कौशल और साहस होता था। उन्हें राजा द्वारा करमुक्त जमीन दी जाती थी जिस पर खेती करके वे अपनी आजीविका चलाते थे। 19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया और उनकी मालगुजारी व्यवस्था का बोझ यहाँ के किसानों पर भी पड़ने लगा। स्वाभिमानी पाइकों ने विद्रोह कर दिया। उड़ीसा के गजपति शासकों ने तहत आने वाले किसानों ने
पाइका सेना बनाकर बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में 1817 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे बोलते हैं पाइका विद्रोह। दुनिया की सबसे कम उम्र की युवा प्रधानमंत्री चुनी गई सना मरीन, वह किस देश की बनी गई? तो ये फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री बनी हैं, जो कि सिर्फ 34 साल की हैं, 34 ईयर्स। मिस यूनिवर्स 2019 की विजेता कौन है? तो ये हैं जोजेविनी टुंजी। जोजेविनी टुंजी साउथ अफ्रीका की हैं, ये आपको याद रखना है। इन्होंने दुनिया भर की 90 मॉडल्स को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु कितने फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का फैसला लिया है? तो ये 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार। इनमें से दोस्तों 144 अदालतें हैं वो दुष्कर्म के मामलों के नियमित रूप से सुनवाई करेंगी, जबकि जो 74 अदालत हैं शेष, उसमें पॉक्सो के मामले सुने जाएंगे। इन अदालतों के गठन पर होने वाले खर्च का 60% हिस्सा केंद्र सरकार और 40% हिस्सा राज्य सरकार उठाएगी। किस राज्य सरकार ने YSR कानून नेस्तम योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। क्या है इस योजना में? इस योजना के अंदर दोस्तों लॉ की स्नातक उपाधि हासिल कर चुके छात्रों को रोजगार के अवसर मिलने तक हर महीने 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ठीक है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में दुनिया में हथियारों की बिक्री में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो ये 5% तक की बढ़ोतरी हुई है। 100 सबसे बड़े हथियार निर्माताओं का कुल टर्नओवर 420 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है। वैश्विक हथियार बाजार में अमेरिकी निर्माताओं की हिस्सेदारी दोस्तों इसमें 59% तक है। राज्यसभा ने ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक सामग्री से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो ये जयराम रमेश की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है। राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पैनल का दोस्तों गठन किया है। ये जो पैनल है वो 1 महीने के भीतर इसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करेगा। 42वां जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता? तो ये शाहीन मिस्त्री ने जीता, और ये जो हैं वो टीच फॉर इंडिया संगठन से जुड़ी हुई हैं। यह पुरस्कार मानवीय और सामाजिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ ने 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार के लिए किसे चुना है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को चुना है। ये साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और जाने माने क्या हैं? कवि आलोचक हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग है इसमें 129। भारत ने एक स्थान का सुधार किया है। लास्ट ईयर हमारी रैंकिंग 130 थी। मानव विकास सूचकांक क्या होता है दोस्तों? मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों का एक क्या होता है? कंबाइंड स्टैटिकल इंडेक्स होता है। इस मेथड को दोस्तों अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने तैयार किया था सबसे पहले। ओके। सबसे पहला जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया था वो 1990 में जारी किया गया था, 1990 में। किस राज्य ने स्थापना दिवस पर हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन होता है? ये नागालैंड में होता है। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा मिला था। नागालैंड भारत का 16वां राज्य था। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू है। किस विधेयक के विरोध में पूर्वोत्तर के कई राज्यों में हिंसक विरोध के दौरान इंटरनेट बंद कर दिया गया, कर्फ्यू लगाई गई और सेना तैनात की गई? तो यह है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 की वजह से हुआ। संसद के दोनों सदनों में ये क्या हुआ? इस विधेयक को पारित किया गया था, पहले लोकसभा और फिर 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भी ये विधेयक पास किया गया। इस विधेयक के विरोध में दोस्तों असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। खासकर असम और त्रिपुरा में विरोध हिंसक हो गया था। ये भी आप रखना है। क्यों हो रहा था विरोध? तो असम में ये कहकर नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध किया जा रहा था
क्योंकि इसमें असम समझौते का उल्लंघन किया गया था। असम समझौता राज्य के लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। और दोस्तों ये जो समझौता था, असम समझौता, वो 15 अगस्त 1985 को भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बिल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ने अशोक चावला का स्थान लिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताएं तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO जो हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, वो विक्रम लेमय हैं, विक्रम लेमय। 13वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने 312 पदक कुल जीते। नेपाल में दोस्तों खेले गए 13वें एशियाई खेलों में भारत ने सबसे अधिक 312 पदक जीते, जिसमें से 173 यानी 173 गोल्ड मेडल थे, 93 सिल्वर मेडल और 44 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर ने किसके ट्वीट को भारत का गोल्डन ट्वीट ऑफ 2019 घोषित किया? तो ये नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके ट्वीट को गोल्डन ट्वीट ऑफ 2019 घोषित किया। ट्वीट क्या था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बराबर, विजयी भारत, ये ट्वीट था। नोबेल प्राइज़ 2019 अनाउंस किए गए दिसंबर में, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए दिया गया था जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर और डेडियर क्यूलोस को। इसके लिए दोस्तों मैंने अलग से ट्रिक बनाई है, आप अलग से जाकर उसको ट्रिक भी देख सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए दिया गया था जॉन वी गुडइनफ, एम स्टैनली विटिंगम, अकीरा योशिनो। गुड वी इनफ, एम स्टैनली विटिंगम और अकीरा योशिनो को। मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था विलियम कैलियन जूनियर, पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा। साहित्य के लिए दिया था पीटर हैंडिक को। पीस के लिए अबी अहमद को। इकोनॉमिक्स भारत के अभिजीत बनर्जी, एस्थर दुप्लो और माइकल क्रैमर को इस श्रेणी में अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज़। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। किस बॉलीवुड एक्टर को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये सुनील शेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नाडा ने, ठीक है। नेक्स्ट, प्यूमा ने सुनील छेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो वो फुटबॉल से जुड़े हैं। सुनील छेत्री वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले मौजूदा खिलाड़ियों की सूची में दोस्तों दूसरे नंबर पे हैं, ओके। नेक्स्ट, इंद्र अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया? ये भारत और रूस के बीच में किया जाता है। यह ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास है, मतलब तीनों सेनाएं इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस अभ्यास के उद्घाटन समारोह का आयोजन उत्तर प्रदेश के दोस्तों बबीना में किया गया। दर्ज पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने इसका हाल ही में जम्मू कश्मीर के राजौरी में दर्ज पुल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने 11 दिसंबर 2019 को रिसैट 2BR1 उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल की सहायता से लॉन्च किया? तो ये PSLV C48 की सहायता से लॉन्च किया गया। इसरो ने रिसैट 2BR1 सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च करके पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया है। 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये वसीम जाफ़र हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के देवेंद्र बुंदेला के नाम था। दोस्तों ये वसीम जाफ़र हैं, उन्होंने, आप सोच सकते हैं कि अभी तक सचिन तेंदुलकर और कपिल देव भी 150 रणजी मैच नहीं खेल पाए, लेकिन इन्होंने ये कारनामा करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने साल 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये ग्रेटा थेनबर्ग को चुना है। ग्रेटा ने सबसे कम उम्र में ये सम्मान हासिल किया है। दोस्तों उन्होंने इस साल यानी 2019 में संयुक्त राष्ट्र की क्लाइमेट एक्शन समिट में भी भाषण दिया था। जब उन्होंने ये कहा था हाउ डेयर यू, दुनिया भर में इस भाषण की दोस्तों उनकी काफ़ी तारीफ हुई थी। नासा ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट तैयार किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS। इस रॉकेट की ऊंचाई 212 फीट है
और इस रॉकेट की जो गति है वो मैक नंबर में होती है, 23 मैक की गति है, यानी 28,400 किलोमीटर प्रति घंटा की ये इसकी गति है। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये अल्बर्टो फर्नांडिस ने अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के बाद अब किस चौथे राज्य में इनर लाइन परमिट लागू कर दिया है, जिससे वहां जाने के लिए पहले अनुमति लेनी पड़ेगी? तो ये मणिपुर में लागू कर दिया गया है। दोस्तों, इनर लाइन परमिट क्या होता है? एक यात्रा दस्तावेज है जिसे भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए जारी करती है ताकि वो किसी संरक्षित क्षेत्र में निर्धारित अवधि के लिए यात्रा कर सकें। यानी अब अगर भारत सरकार के किसी हिस्से में, यानी भारत के किसी हिस्से में कोई मणिपुर जाता है तो वहाँ तब तक नहीं जा सकेगा जब तक कि उसको अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है। और दोस्तों, इनर लाइन जो परमिट है वो केंद्र सरकार देगी। ब्रिटेन के आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शन में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो ये कंजर्वेटिव पार्टी को इसका बहुमत मिला और अब इसके प्रधानमंत्री बन चुके हैं बोरिस जॉनसन। किस विधानसभा ने रेप के मामले की सुनवाई 14 दिन में पूरा करने और 21 दिनों में दोषी को मौत की सजा के प्रावधान का विधेयक पारित किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने पारित किया है। आंध्र प्रदेश ने 13 नवंबर को ये बिल पास किया गया है। इस विधेयक का नाम दोस्तों दिशा बिल है। ठीक है। दिशा बिल क्यों रखा गया है? क्योंकि तेलंगाना जो दुष्कर्म हुआ था उस मामले को पुलिस ने इसको दिशा केस नाम दिया था, इसलिए इस बिल का नाम दिशा बिल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों के कथित एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसके नेतृत्व में आयोग का गठन किया है? तो इसका आंसर है BS सिरपुरकर। क्या था दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2019 को जांच आयोग बनाने का निर्देश दिया। BS सिरपुरकर जो हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं और पूरा नाम इनका जस्टिस विकास श्रीधर सिरपुरकर है। ठीक है। जांच आयोग में बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज रेखा बलडोटा भी हैं और CBI के पूर्व निदेशक कार्तिकेयन भी हैं। तो ये आपको याद रखना। और ये जो जांच आयोग बनाया है ये 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपनी ये रिपोर्ट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी नावरम्स का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये दिल्ली शहर में आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी और भारतीय उद्योग संघ यानी CII के साथ मिलकर किया और ये 2007 से किया जा रहा है। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2020 को किस शहर में होगा? यानी ये हो चुका है, हम लोग महीने बढ़ रहे हैं तो हमको पढ़ना है। ये बंगलुरु में आयोजित किया गया। ठीक है। इसका आयोजन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलुरु में किया गया। इससे पहले जो 106वां था वो पंजाब में आयोजित किया गया था, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का ये इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक 14 दिसंबर 2019 को कहाँ आयोजित की गई? तो ये कानपुर के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। क्या है राष्ट्रीय गंगा परिषद? मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आप जानिए कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इसमें यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर इसमें शामिल हैं। क्या है इसमें, इसका उद्देश्य क्या है? इस परिषद का उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित गंगा नदी बेसिन के प्रदूषण निवारण और कायाकल्प का समग्र उत्तरदायित्व भी देना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का खिताब किसने जीता? तो ये सुमन राव ने जीता है। इससे पहले 2019 में ही ये मिस इंडिया का खिताब भी जीता था। ये कहाँ की इनका जन्म हुआ था? तो ये उदयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं और ये कथक डांसर भी हैं सुमन राव। मिस वर्ल्ड अनाउंस की गई। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? तो ये टोनी एन सिंह ने जीता जो कि भारतीय मूल की है और ये रहने वाली कहाँ की हैं? तो ये जमैका की रहने वाली हैं और सिर्फ 23 साल की हैं ये। सर्वाधिक टेस्ट मैचों में अंपायरिंग का रिकॉर्ड बनाने वाले अलीमदार किस देश से हैं? तो ये पाकिस्तान देश से बिलोंग करते हैं। अलीमदार ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये स्टीव बकनर का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने क्या करा, दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो पर्थ में टेस्ट मैच खेला गया तो ये उनका 129वां टेस्ट एम्पायरिंग का टेस्ट था। ठीक है, मैच था। UN हैबिटेट ने किस राज्य सरकार को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो उड़ीसा को सम्मानित किया है UN हैबिटेट ने। उड़ीसा सरकार को हाल ही में किसके लिए दिया गया? तो ये इनका मिशन था उड़ीसा सरकार का जगह मिशन, उसके लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड
UN हैबिटेट की तरफ से दिया गया है। एक्टर सलमान खान किस पेय प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो ये पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। पेप्सी को कंपनी ने 2 साल के लिए सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और अगर खबरों की माने तो इनको इस डील के लिए 15 करोड़ रुपए मिले हैं। कुछ बुक रिलीज़ की गई दिसंबर में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। कुछ चुनिंदा बुक्स हैं। सबसे पहले एक बुक आई, माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। ये बुक लिखी विश्वनाथन आनंद और सुजान निनान ने। नेक्स्ट बुक है ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, जो कि लिखी बोरिया मजुमदार और नलिन मेहता ने। ठीक है। एक और बुक आई, काफ़ी फेमस बुक है, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म, रीजनल पार्टीज कोलाइजन, सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया। इसके लेखक हैं RNP सिंह। केंद्र सरकार ने फास्टैग को अनिवार्य रूप से लागू करने की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है 15 जनवरी 2020 तक। क्या है फास्टैग? दोस्तों, फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है। इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा? NHAI में यूज़ किया जाएगा। फास्टैग के द्वारा टोल प्लाजा में रुके बिना ही व्यक्ति क्या करेगा, अपने खाते से टोल चार्ज अपने आप कट जाएगा और टोल अदा करने के लिए अब गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फास्टैग का ये कार्य है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ला लीगा जो है वो रियल मैड्रिड और FC बार्सिलोना में काफ़ी फेमस है और ये जो लीग है वो स्पेन में खेली जाती है और इसकी स्थापना 1929 यानी 1929 में की गई थी। संसद का शीतकालीन सत्र कितने विधेयक दोनों सदनों में पारित हुए? तो इसमें टोटल 15 विधेयक पारित किए गए। इनमें से 11 ऐसे थे जो इसी सत्र में दोनों सदनों से पास हुए। अन्य 4 बिल ऐसे थे जो संसद के एक सदन से इसी सत्र में पारित हुए। ठीक है, तो याद रखना है आपको इतना। नेक्स्ट है, देश के अगली आर्मी चीफ कौन होंगे? यानी अब बन चुके हैं ये हमारे आर्मी चीफ, लेकिन हम लोग दिसंबर की पढ़ रहे हैं तो हमको ये याद रखना होगा। होंगे नहीं, ये थे, बने गए हैं भी कर सकते हैं आप। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, सितंबर 2019 में ये 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी इनके पास थी। अब ये अगली हमारे आर्मी चीफ बन चुके हैं। IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा गठित 10 सदस्यीय कार्य समूह यानी वर्क ग्रुप का प्रमुख कौन होगा, जो समान बीमा उद्योग में नुकसान की रोकथाम और न्यूनीकरण के लिए सिफारिश करेगा? तो इसके किसकी आयोग में ये वर्क ग्रुप का प्रमुख कौन होगा? तो ये TL मतु इसके प्रमुख होंगे। 12 दिसंबर को IRDAI ने इसका गठन किया है और ये जो वर्क ग्रुप है वो 12 वीक्स में यानी 12 वीक्स में अपनी रिपोर्ट देगा। सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के लिए आरंभ किए गए किस अभियान की डेडलाइन को बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया है? तो भारत सरकार ने ये जो अभियान चला रहे हैं उसका नाम है सुगम भारत अभियान। क्या है ये अभियान में? तो इसके तहत दोस्तों स्कूलों, अस्पतालों और जो भी हमारे ऑफिस होते हैं वहाँ पर दिव्यांगजन यानी कि जो हमारे अपाहिज लोग होते हैं, दिव्यांगजन कहा जाता है सरकार की तरफ से, तो उनकी आवाजाही को निर्बाध बनाना यानी सुगम तरीके से बनाना इसका लक्ष्य है। इस अभियान का लक्ष्य कम से कम 50% सरकारी भवनों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? तो ये श्रीकांत माधव वैद को चुना गया है। वैद जून में यानी जून 2020 में इसका पदभार संभालेंगे और 3 साल का इनका क्या होगा, कार्यकाल होगा। किस देश में तैनात भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो दक्षिण सूडान में जो भारतीय सैनिक हैं, शांति सैनिक, उनको संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। दक्षिण सूडान में कार्यरत 850 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारतीय सैनिकों को यह सम्मान सूडान में शांति स्थापित करने में उनके योगदान और निस्वार्थ सेवा के लिए दिया गया है। ठीक है। वैश्विक लिंग भेद सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या आई? भारत में इसकी रैंक आई 112। भारत लैंगिक समानता में नेपाल और बांग्लादेश से पीछे है। 2018 में हमारी रैंक थी 108, 2019 में अब हमारी हो चुकी है 112। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है हमारा, विश्व आर्थिक फोरम, ये रिपोर्ट वो जारी करता है। पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को वहाँ की अदालत ने देशद्रोह के मामले में फांसी की सज़ा सुनाई है? तो ये परवेज़ मुशर्रफ को वहाँ की अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी सैन्य तानाशाह को
मौत की सज़ा सुनाई गई है। आईसीसी वुमेन वनडे इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे चुना गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन मैग लेनिंग को चुना गया है, ये आपको याद रखना है। आईसीसी वुमेन वनडे और T20 टीम ऑफ द ईयर दोनों में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो भारत की ओपनर बैट्समैन स्मृति मंदाना को इन दोनों टीमों में शामिल किया है। वनडे टीम में दोस्तों गेंदबाज के तौर पर झूलन गोस्वामी, पूनम यादव और शिखा पांडे को भी शामिल किया है, और T20 टीम में मंदना के साथ दीप्ति शर्मा को भी इस टीम में शामिल किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019, जिसे बोलते हैं राचेल हैव फ्लिंट अवार्ड, इसके लिए किसे चुना गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं एलिस पेरी। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का इन्होंने खिताब जीता। अंग्रेजी भाषा में योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के लिए किसे दिया गया है? तो ये शशि थरूर को मिला है अंग्रेजी भाषा के लिए, आपको याद रखना है इतना। 18 दिसंबर 2019 को साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार, उन्होंने ये ऐलान किया। और किसके लिए मिला है शशि थरूर, यहाँ पर इमेज लगाइए, तो इनकी ये जो बुक थी 2016 में आई थी, एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए भी आप याद रख सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा में मिला है नंद किशोर आचार्य, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों इंपॉर्टेंट है। नंद किशोर आचार्य को मिला है, इनकी जो बुक है, कविता है छीलते हुए अपने को, इनकी जो कविता है उसके लिए इनको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी NCALT ने टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद पर फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। तो ये दिसंबर में आदेश दिया गया था, साइरस मिस्त्री को फिर से बहाल करने का NCALT ने आदेश दिया था। किस राज्य सरकार ने विजय अमृतम और सहचरी नामक 2 योजनाएं लॉन्च की हैं? तो ये केरल सरकार ने विजय अमृतम और सहचारी योजनाएं लॉन्च की है। क्या है इस योजना में? इसके तहत दोस्तों जिन छात्रों के पास डिग्री होगी, डिग्री में उच्च अंक जो होते हैं हासिल करने वाले दिव्यांगजनों को क्या की जाएगी? फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। 44 कलकत्ता पुस्तक मेले में फोकस कंट्री किस देश को चुना गया? तो रूस इसमें फोकस कंट्री था, और ये जो मेला था वो हमारा 29 जनवरी को हुआ, ठीक है। इसमें रूस फोकल कंट्री था और इसमें टोटल 22 देश भाग ले रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन समृद्धि एक्सप्रेस का नया नाम किस पर रखने का फैसला लिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने बालाकेशव ठाकरे यानी जो कि बाल ठाकरे हैं उनके नाम पर समृद्धि एक्सप्रेस का नाम रखने का फैसला लिया है। क्या है ये समृद्धि एक्सप्रेस? ये दोस्तों 700 किलोमीटर का सुपर एक्सप्रेस है जो 2021 में पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेस में मुंबई और नागपुर है उसके बीच यात्रा के समय में 9 घंटे की कमी होने की उम्मीद है, ये इसका उद्देश्य है। हाल ही में IAU यानी पेरिस बेस्ड अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर बौने सितारे का नाम रखा है? तो ये विभा चौधरी के नाम पर एक बौने सितारे का नाम रखा है। कौन है विभा चौधरी? तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता जो भौतिक शास्त्री थे PS ब्लैकेट, उनके साथ ये काम करती थी। तो अब इनको IAU ने एक बौना सितारे का नाम इनके नाम पर रखने का फैसला किया है, विभा चौधरी। नाल्को का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? नाल्को का फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसका चेयरमैन नियुक्त किया है श्रीधर पात्रा को, ठीक है। इससे पहले वो नाल्को के क्या थे? निदेशक वित्त के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब इनको CMD के रूप में नियुक्त किया है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत किस वर्ष तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2022 तक हमारा लक्ष्य है कि हम क्या करें, गाँव को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करें। देश के सभी गाँवों को वर्ष 2022 तक 50 Mbps स्पीड वाले इंटरनेट के कनेक्शन से जोड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन शुरू किया है। इसमें कुल निवेश 7 लाख करोड़ रुपए का किया गया है, ठीक है।
अब दिसंबर में कुछ इम्पोर्टेंट हस्तियों का निधन हो गया, तो वो भी आप लोगों को जानना है। फॉर्मर नेवी चीफ थे एडमिरल सुशील कुमार, उनका निधन हो गया। यासुहिरो नाकासोने, इनका भी निधन हो गया। नवंबर 2019 में उनका निधन हुआ और वे जापानी प्रधानमंत्रियों में से एक थे, यासुहिरो नाकासोने। बॉब विलिस का निधन हो गया, जो कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और फास्ट बॉलर थे, उन्हें कैंसर की वजह से निधन हो गया। भवानी मुखर्जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनका भी निधन हो गया, जो कि भारतीय टेबल टेनिस टीम के पूर्व मुख्य कोच थे। गोलापुड़ी मारुति राव का निधन हुआ, ये फिल्मों में काम करते थे। श्री राम लागू का निधन हो गया, जो हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करते थे। गीता सिद्धार्थ जी का निधन हो गया, इन्होंने गरम हवा, परिचय, शोले, त्रिशूल, डिस्को डांसर ऐसी फिल्मों में इन्होंने काम किया था। सविता देवी का निधन हो गया, जो कि शास्त्रीय संगीत की विशेषज्ञ थी। गंगा प्रसाद बिमल का निधन हो गया, और ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और लेखक थे। ये सब निधन हुए दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारत के वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर का नया अनुमान क्या लगाया? तो मूडीज़ ने अनुमान लगाया हमारी जीडीपी रेट का, दिसंबर में लगाया था, हालांकि अब तो चेंज हो गया है, लेकिन हमको दिसंबर में, जैसे बोला कि कुछ चेंज हो सकता है, हम जैसे ही मंथली आगे बढ़ते जाएंगे तो उसके बाद हम अपडेटेड करंट अफेयर्स पढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी हम दिसंबर की पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो तब अनुमान लगाया था 4.9। मूडी इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसकी स्थापना जो है, ये एजेंसी, उसकी स्थापना हुई थी 1909 1909 में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो जॉन मूडी थे, और इसका जो हेडक्वार्टर है मूडीज़ का वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर का नया अनुमान क्या लगाया है? तो फिच ने कहा है कि 4.6% तक हमारी जीडीपी रहेगी। बाजार पूंजी के मामले में $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी कौन बन गई? तो एचडीएफसी बैंक भारत की $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने $100 बिलियन मार्केट कैप का आंकड़ा किया था। उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विस है उसने, और अब तीसरे नंबर पर है एचडीएफसी बैंक। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये अतुल कर्णवाल को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ये गुजरात कैडर के 1988 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है। इससे पहले वे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के अपर महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। जीआईसी यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देवेश श्रीवास्तव को इस पद पर नियुक्त किया गया है। जीआईसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तेलंगाना के पहले लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए? तो तेलंगाना के पहले लोकायुक्त सीवी रामलू को नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये हैदराबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज थे। और तेलंगाना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ के सीएम हैं चंद्रशेखर राव, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी से सड़कों के सुधार के लिए $490 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य के साथ किए हैं? तो ये मध्य प्रदेश के साथ किए हैं। इससे क्या होगा, मध्य प्रदेश में लगभग 1600 किलोमीटर के राजमार्गों और जिलों की प्रमुख सड़कों का सुधार हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल यानी HAM मॉडल पर PPP परियोजना के तहत किया जाएगा। PPP मोड के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी से अतिरिक्त $286 मिलियन का निवेश जुटाया जाएगा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी ओडीआई में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? तो ये कुलदीप यादव हैं। भारतीय स्पिनर जो कुलदीप यादव हैं, उन्होंने 18 दिसंबर 2019 में ये इतिहास रचा। उन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच में हैट्रिक लेकर इस उपाधि को हासिल की। इससे पहले उन्होंने पहली हैट्रिक ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध साल 2017 में कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान पर ली थी। कुलदीप यादव के अतिरिक्त भारत की ओर से वनडे में हैट्रिक चेतन शर्मा, कपिल देव और मोहम्मद शमी ने हैट्रिक ली है, लेकिन डबल हैट्रिक लेने वाले कुलदीप यादव अकेले हैं। फीफा ने लगातार दूसरी बार किस देश की टीम को टीम ऑफ द ईयर
चुना है 2019 में, तो ये बेल्जियम की टीम को चुना है। इस सूची में दोस्तों विश्व चैंपियन फ्रांस दूसरे और ब्राज़ील तीसरे स्थान पर बना है। फीफा के जो हेड हैं उनका नाम है जियानी इन्फेंटो और फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904। ठीक है, 21 मई से मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल टी डे अब हमारे 21 मई को होगा भारत की सिफारिश पे। ठीक है, और फीफा क्या हेडक्वार्टर है हमारा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। सरकार ने किस कानून के तहत देश के 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों हिस्सों में इंटरनेट बंद कर दिया? तो ये सभी कानून के तहत सरकार ने ये किया है। CRPC 1973, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी फॉर पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017। इन सभी के तहत भारत सरकार ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या करा है, इंटरनेट बंद किया है। सरकार इंटरनेट, इसके बारे में आपको बताऊं कि सरकार इंटरनेट सर्विस पर रोक लगाने के लिए अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कानून का सहारा ले रही थी। 13 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा था, CAA का, और तो इसलिए कुछ राज्यों में उपद्रव हो रहा था, इसलिए सरकार ने वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया था। तो ये कानून आपको याद रखना है जिन कानून के तहत बंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में किस विधानसभा सदस्य की सदस्यता गलत दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने के कारण रद्द कर दी है? तो अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। कौन है अब्दुल्ला आजम खान? तो जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आजम खान, उनके बेटे हैं अब्दुल्ला आजम खान। और रद्द क्यों की है? तो क्यों, कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के वक्त जब चुनाव हुआ था अब्दुल्ला आजम खान की उम्र 25 साल नहीं थी, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी है हाईकोर्ट ने। भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी ऐसे NSF का निदेशक बनाया है? तो ये सेतु रमन पंचनाथन को इस फाउंडेशन का निदेशक बनाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट, फीफा क्लब विश्व कप 2019 किसने जीता? किस क्लब ने जीता है? तो ये लिवरपूल ने जीता है। लिवरपूल इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है। लिवरपूल ने ब्राज़ील के क्लब फ्लेमिंगो को हराकर क्लब विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। फीफा क्लब विश्व कप पहली बार आयोजन इसका सन 2000 में किया गया था। किस देश में वर्ष 1976 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हुई? तो क्यूबा देश में 1976 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हुई। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं क्यूबा के माइगल डिडास, उन्होंने नियुक्ति करी है। जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है मैनुअल मरेरो क्रूज की नियुक्ति की है। ठीक है, क्यूबा की कैपिटल है हवाना और यहाँ की जो करेंसी है वो क्यूबा पैसो है। किस वित्तीय संगठन ने ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत बॉन्ड की खरीद बिक्री एक साथ करने का फैसला लिया है? तो ये RBI ने इसका फैसला लिया है। केंद्रीय बैंक द्वारा एक साथ बॉन्ड की खरीद बिक्री करने की कवायद को वित्तीय जगत में ऑपरेशन ट्विस्ट के नाम से जाना जाता है। करीब एक दशक पहले अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने भी ऐसा किया था। ठीक है, अब भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 दिसंबर को ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत एक साथ बॉन्ड की खरीदारी और बिक्री का निर्णय लिया है। 8 अफ्रीकी देशों ने अपनी मुद्रा CFA फ्रैंक को बदलकर क्या नाम रख लिया है? तो अब नाम रख लिया है इको। कौन कौन से देश हैं? ये देश हैं बेनिन, बुर्किना फासो, गिनी बिसाऊ, आइवरी कोस्ट, माली, नाइजर, सेनेगल और टोगो। अभी तक इन देशों में दोस्तों जो करेंसी थी CFA वो चलती थी, फाइनेंशियल कम्युनिटी ऑफ अफ्रीका की फ्रैंक करेंसी चल रही थी, लेकिन अब इको करेंसी चल रही है। ठीक है, केंद्र सरकार ने अगला विदेश सचिव किसे नियुक्त करने का ऐलान किया है? तो ये हर्षवर्धन श्रिंगला होंगे, जिन्हें सरकार ने ये अपॉर्चुनिटीज़ दी है। विदेश सचिव विजय गोखले का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था, इसलिए अब इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम में सबसे ज़्यादा सीटें किस पार्टी ने जीती? तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती इस चुनाव में। झारखंड में टोटल 81 विधानसभा सीटें हैं। 23 दिसंबर को इधर वोटों की गिनती हुई। अगर मैं सीटों का बंटवारे की बात करूं तो JM ने 30, BJP ने 25, कांग्रेस ने 16, RJD ने 1 और वहाँ के जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने 5 सीटें जीती हैं। ठीक है, गठबंधन किसका बना? सरकार कौन ने बनाई? तो JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, RJD राष्ट्रीय जनता दल,
इन्होंने सीट बनाई। और मुख्यमंत्री कौन बना? हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन कौन है? हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिबू सोरेन, उनके बेटे हैं और अभी जेएमएम के अध्यक्ष भी हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली सरकार ने इसकी मंजूरी दी है, यानी दिल्ली कैबिनेट। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति यानी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2019 को मंजूरी दी है। इसमें क्या है? सरकार दोस्तों ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देगी। इस नीति को लागू करने के लिए एक इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड का गठन किया जाएगा। प्रत्येक 3 किलोमीटर पर चार्जिंग की सुविधा, 1 साल में 35,000 इलेक्ट्रिक वाहन और 250 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। केंद्रीय कैबिनेट ने रोहतांग सुरंग का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की मंजूरी दी है? तो ये अब इसका नाम होगा अटल बिहारी सुरंग। ठीक है, नया नाम इसका होगा अटल टनल। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 3 जून 2000 को रोहतांग दर्रे के पास नीचे सुरंग के निर्माण का निर्णय लिया गया था। यह सुरंग रणनीतिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी कुल लंबाई है 8.8 किलोमीटर। ठीक है, व्यापारिक संगठन फिक्की की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो फिक्की की अध्यक्ष बनी है संगीता रेड्डी। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, 1927 में। ठीक है, घनश्याम दास बिरला ने इसकी स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। ये गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए सेवा शर्तों जारी की हैं। इस पद का रैंक क्या होगा? कितना रैंक होगा इसका, आपको ये बताना है। फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका रैंक होगा दोस्तों 4 स्टार जनरल। सेना प्रमुखों की तरह सीडीएस का रैंक भी 4 स्टार जनरल का है। वह रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं ले सकेंगे। रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक वह कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार सीडीएस सरकार के प्रधान सैन्य सलाहकार होंगे। ओके, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने की मंजूरी दी है। इसका काम कब से कब तक होगा? ये सरकार दिसंबर में सोच रही थी, लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, कोरोना की वजह से आप सभी को पता है अप्रैल से सितंबर 2020 तक ये स्कीम लागू करने की कोशिश थी। क्या होगा इसमें आपको बताऊं दोस्तों। इस जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक पूरी जनसंख्या की गणना का काम होना था। इस वक्त देश में सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी का विरोध चल रहा था उस समय, दिसंबर के टाइम की बात करें। एनपीआर क्या है? एनपीआर देश के सभी स्थानीय निवासियों का ब्यौरा है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति देश के किसी हिस्से में 6 महीने से ज़्यादा समय से रह रहा है तो उसका ब्यौरा भी एनपीआर में दर्ज होगा। इसे ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा। देश के हर स्थानीय निवासी को एनपीआर में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ठीक है, पहली बार एनपीआर कब बना था? तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपी सरकार में किया गया था। 2011 की जनगणना के लिए 2010 में घर घर से जाने पर एनपीआर के लिए ही जानकारी इकट्ठा की गई थी। इस डाटा को 2015 में घर घर सर्वे करके अपडेट किया गया था। इस जानकारी का अब डिजिटलाइजेशन भी किया गया है। अब केंद्र सरकार ने केवल इसे अपडेट करने की सोचा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनपीआर कानून। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। महिला एकल वर्ग में 2019 आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी, टेनिस की खिलाड़ी, लॉन टेनिस की खिलाड़ी एशले बार्टी ने ये खिताब जीता है। एशले बार्टी। पुरुष एकल वर्ग में 2019 आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। ठीक है, विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के किस शहर में की गई? तो ये दावोस शहर में की गई। इसमें विश्व के लगभग 3000 नेताओं ने हिस्सा लिया था। विश्व आर्थिक फोरम का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ये भी आपको याद रखना है। ईंधन डीजल फैलने के कारण गालापागोस है आइलैंड, किस देश के आइलैंड में आपातकाल घोषित किया? डीजल फैला इस आइलैंड में, इसलिए
इस देश ने वहाँ पर आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित की। तो ये इक्वाडोर के अंदर आता है। गालापागोस आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर एक जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 600 गैलन डीजल क्या था, समुद्र में फैल गया था, इसलिए इक्वाडोर ने वहाँ पर इमरजेंसी घोषित की। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने यूरोपियन काउंसिल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो ये बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने यूरोपियन काउंसिल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। उन्होंने 5 साल के लिए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ठीक है, याद रखना है। फन फोन तूफान ने किस देश में 25 दिसंबर 2019 को तबाही मचाई? तो ये फिलीपींस में आया था। तो यहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई, इतना आपको याद रखना है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए ने इस दशक की टेस्ट टीम घोषित की। इसका कप्तान किस भारतीय क्रिकेटर को बनाया? तो ये विराट कोहली का इसका कैप्टन बनाया। और इस दशक की वनडे टीम भी घोषित की गई और इसका कैप्टन किसे बनाया गया? भारत के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी पूर्व कैप्टन को बनाया गया। ठीक है। पहला ऑक्सीजन पार्लर को किस रेलवे स्टेशन में खोला गया? तो ये नासिक के रेलवे स्टेशन में खोला गया। क्या इसका लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है दोस्तों लोगों को स्वच्छ हवा का अनुभव कराना, इसका लक्ष्य है। इस पार्लर में क्या होगा, इस ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत भारतीय रेल में एरो गार्ड के साथ मिलकर की है। इस ऑक्सीजन पार्लर में लगभग 1500 पौधे हैं। यह पौधे रेलवे स्टेशन में मौजूद हवा को स्वच्छ बनाने में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने के श्रीलंकाई बल्लेबाज सनत जयसूर्या का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये रिकॉर्ड तोड़ा है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, हिटमैन रोहित शर्मा ने। सनत जयसूर्या जो श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं, उन्होंने 1997 में यानी 1997 में ओपनर के तौर पर 2387 रन बनाए थे, लेकिन 2019 में रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर 2442 रन बनाए हैं। ठीक है, तो रोहित शर्मा उनसे आगे निकल गए हैं और ये रिकॉर्ड उन्होंने 22 साल पुराना तोड़ दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स सुशासन सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किसे पहला स्थान मिला है? तो ये स्थान मिला है पुडुचेरी। इसके बाद स्थान है दोस्तों चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप। ठीक है, पुडुचेरी को मिला है। तो पुडुचेरी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं किरण बेदी। ठीक है, और मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी। केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स, अगर बड़े राज्यों की श्रेणी में बात की जाए तो पहला स्थान किसे मिला है? तो मिला है तमिलनाडु को। इस इंडेक्स में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 समूह में बांटा गया है। सबसे पहले बड़े राज्य, उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। बड़े राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद तमिलनाडु के महाराष्ट्र, कर्नाटक को मिला है दूसरे और तीसरे का। ठीक है, याद रखना है। केंद्र शासित गुड गवर्नेंस इंडेक्स में आपको बताना है पहाड़ी राज्यों में, मैंने आपको बताया सबसे पहले बड़े राज्यों में, अब पहाड़ी राज्यों में आपको बताना है। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद पहाड़ी राज्यों में दूसरे नंबर पर रहा उत्तराखंड और तीसरे पे त्रिपुरा। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। भूजल के तहत प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? तो सरकार ने लॉन्च की है अटल भूजल योजना। मोदी जी ने 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना को लॉन्च किया। कितने रुपए इसमें निवेश किए गए हैं? तो इसमें 6000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इसका उद्देश्य जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण पर क्या करना है? फोकस करना है। मनु भाकर ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2019 में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के सीनियर और जूनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो मनु भाकर ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक जीता है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के सीनियर और जूनियर कैटेगरी में इंडिविजुअल और टीम इवेंट में ये गोल्ड मेडल जीते हैं। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का। तो ये एमपी के भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत के किस शहर में पहली यूनिवर्सिटी स्थापित होगी? तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित होगी। कुशीनगर जिले के फाजिल नगर खंड में ये यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। देश में ये इस प्रकार का पहला विश्वविद्यालय होगा जहाँ तृतीय लिंग के लोग क्या करेंगे? थर्ड जेंडर के लोग शिक्षा ले सकेंगे।
किस कंपनी ने इंटरनेट के लिए प्रोजेक्ट क्वाइपर पर काम शुरू किया है, जिसके तहत अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे? तो ये कंपनी थी अमेरिकन कंपनी अमेज़ॉन ने इसको लॉन्च किया है। ओके। हाल ही में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने लॉन्च किया है। रॉकेट को दक्षिण चीन के जो हैनान प्रांत है वहाँ से लॉन्च किया है। रॉकेट को सीज्ड के 5 के नाम से भी जाना जाता है, सीज्ड 5 के नाम से, और यह रॉकेट लॉन्च करने का चीन का तीसरा प्रयास था। ओके। 11वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन 5 फरवरी 2020 से किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया लखनऊ में। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में इसके लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था, और इसका नाम था, इसमें जो थीम था वो याद रखिए, डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 की थीम थी भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब। भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब इसका क्या था? थीम था। और जो पिछली बार डिफेंस एक्सपो हुई थी 2018 में, वो हुई थी चेन्नई में, और इस बार की गई लखनऊ में। केंद्र सरकार ने केरल सेमी हाई स्पीड रेल SHSR कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है सिल्वर लाइन। इस प्रोजेक्ट की लंबाई टोटल है 532 किलोमीटर। इस योजना में जो लागत आएगी वो होगी लगभग 56,000 करोड़ रुपए। परियोजना के लिए 2024 की समय सीमा निर्धारित की गई है। दुनिया में पहली बार किस देश ने हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम, जो कि आवाज़ की गति से 27 गुना है, अपने सैन्य बेड़े में शामिल किया? तो ये देश जो है वो है रूस। रूस के हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम का नाम अवनगार्ड है। ठीक है, जो शामिल किया गया। इसकी स्पीड मैक नंबर में अगर मैं आपको बताऊं तो 20 से 27 है। 1 सेकंड में 9 किलोमीटर। ठीक है, 1 सेकंड में 9 किलोमीटर। और अगर बात की जाए किलोमीटर घंटे में तो 32,202। ठीक है, ये 6,000 किलोमीटर तक मार सकता है। काफ़ी हैवी है ये। अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक समय बिताने वाली महिला का नाम क्या है? तो ये हैं क्रिस्टीना कोच। उन्होंने अंतरिक्ष में 288 दिनों के, इससे पहले जो रिकॉर्ड था नासा के अंतरिक्ष यात्री थी पैगी विटसन, उनका ये रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि अब इनके अंतरिक्ष में ज़्यादा दिन हो गए हैं, 300 दिन हो गए हैं इनके। ठीक है, उस समय किस सशस्त्र बल ने हाल ही में अपने कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया साइट जो फेसबुक है उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इंडियन नेवी ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। फेसबुक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के अलावा जो नौसैनिक क्षेत्रों के भीतर सभी ठिकाने हैं, यहाँ तक कि जहाज के आगे भी स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आर्मी ने पहले से ही फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, अब नेवी ने भी लगा दिया है। हाल ही में सुर्खियों में रही हिमदर्शन एक्सप्रेस किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है। भारतीय रेल ने हाल ही में हिमदर्शन एक्सप्रेस लॉन्च की है। इसमें क्या होगा? विस्टा डोम कोच का इस्तेमाल किया गया है। यह ट्रेन हरियाणा के कालका से हिमाचल प्रदेश के शिमला के बीच चलेगी। हिमदर्शन एक्सप्रेस। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने हाल ही में भारत में सौर ऊर्जा सिंचाई परियोजना के लिए कितनी राशि के ऋण की घोषणा की है? तो भारत के लिए 210 मिलियन ऋण देगा AIIB, और इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। इसके 100 सदस्यों में भारत दूसरा सबसे बड़ा अंशधारक है, यानी इसके सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, सबसे ज़्यादा चाइना के हैं। वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता? तो ये कोनारू हम्पी ने जीता है। कोनारू हम्पी कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। राष्ट्रपति ने 29 दिसंबर 2019 को किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये अभिनेता हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, अमिताभ बच्चन को यह सम्मान मिला है। अमिताभ बच्चन ने 1969 में 7 हिंदुस्तानी फिल्म से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के मैं आपके बारे में बताऊं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाला एक एनुअल अवार्ड है।
यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान हेतु दिया जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1969 में की गई थी और सबसे पहले ये जो सम्मान है वो देविका रानी को दिया गया था, सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा फॉरेस्ट कवर काफ़ी बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी की जाती है। 11 दिवसीय धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? तो ये उड़ीसा राज्य में आयोजित होता है। उड़ीसा के बारगढ़ में 11 दिन चलने वाले प्रसिद्ध ये धानु यात्रा महोत्सव होता है। यह भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कथा पर आधारित एक नाट्य प्रस्तुति होती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, कैपिटल है भुवनेश्वर, उड़ीसा की। वित्त मंत्री ने कौन सा ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसमें बैंकों द्वारा कुर्क की गई परिसंपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी होगी? तो वित्त मंत्री ने किया है ई बिक्री। यह मंच जो कुर्क की गई संपत्ति होती हैं उनको नीलामी करेगा। ठीक है, वित्त मंत्री हमारी हैं निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गेंदबाज पीटर सिडल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है दिसंबर में, तो ये आपको याद रखना है। चुराए गए मोबाइल फ़ोन को ट्रेस और ब्लॉक करने के लिए केंद्र सरकार ने किस तरह के रजिस्टर का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये रजिस्टर जिसका नाम है उसका नाम है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, यानी ए इसका आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी दिसंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यहाँ से आपकी अगर दिसंबर मंथ से क्वेश्चन आएगा तो आपके 100% आपके यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी थी। यहाँ पर 150 क्वेश्चन नहीं थे, यहाँ पर लगभग 200 से 250 आपके क्वेश्चन कराए हैं मैंने। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जनवरी का करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा। आई होप आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको बताया कुछ चेंज हो सकता है तो ज़्यादा पैनिक ना हो, कुछ चेंज हो सकता है अगली करंट अफेयर्स में, तो वो जैसे ही हम मंथ बाय मंथ आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स मिलेगी। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।